एवरीवन, मेरा नाम है अनुराग। वेलकम टू टेकजोन। आज की वीडियो में हम इस बारे में बात करेंगे कि 2025 में कौन सी कार खरीदनी चाहिए। अगर आपका 15 से 16 लाख का बजट है एंड आप एक फैमिली ओरिएंटेड प्रैक्टिकल कार देख रहे हैं जो फ्यूचरिस्टिक हो, जिसको आप 15 साल तक चला सके। बहुत से लोगों को नॉलेज नहीं होती है फीचर्स की, कि कौन से फीचर्स इंपॉर्टेंट है, कौन से हमें जरूरत नहीं है। ये सब एक मार्केटिंग गिमिक होता है ब्रांड की तरफ से, ताकि आप उनकी कार परचेज कर लें। लेकिन कार लेने के बाद पछताने से पहले ये बेटर है कि हम जान लें कि कौन से फीचर्स की हम एक्चुअली नीड है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं रियर डिफॉगर की। देखिए, रियर डिफॉगर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर है। कुछ ब्रांड इसको एज अ लग्जरी फीचर बेचते हैं, जैसे कि मारुति जैसा ब्रांड रियर डिफॉगर आपको मिड वेरिएंट में भी नहीं देगा। आपको जाके सीधा उनका टॉप मॉडल लेना पड़ेगा, या टॉप से एक नीचे, उसमें फिर जाके रियर डिफॉगर और रियर वाइपर देते हैं। और मैंने अक्सर ये देखा है कि लोग लोअर मॉडल लेकर गाड़ी को करोल बाग ले जाते हैं, उसका विंडशील्ड निकलवा के उसमें नया विंडशील्ड लगवाते हैं, ताकि उनको रियर डिफॉगर और रियर वाइपर वाला फीचर मिल जाए। ये इतना आसान काम नहीं है। कम से कम 20 से 25 हजार रुपए का इसमें खर्चा आता है एंड आपके नई कार का डैशबोर्ड खुलता है, उसमें कुछ मिनिमल डैमेज भी होता है। तो मैं ये रेकमेंड नहीं करूंगा कि आप कोई बेस मॉडल ले जाके उसमें अपनी नई कार के चीजें खुलवा के उसमें चेंजेस करें। रियर डिफॉगर काम आता है सर्दियों के टाइम में, जब आपका रियर विंडशील्ड पे फॉग बन जाती है, तो फिर उस टाइम इंसान सोचता है कि यार पीछे का पता ही नहीं चल रहा ट्रैफिक कहाँ से आ रहा है। इस सिचुएशन में रियर डिफॉगर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर है। इट्स नॉट अ लग्जरी फीचर, इट्स अ सेफ्टी फीचर एंड ये हर ब्रांड को बेस मॉडल से ही दे देना चाहिए, जो कि कोई भी नहीं कर रहा है। जैसे किया जैसा ब्रांड है, ये फीचर्स आपको मिड वेरिएंट से दे रहे हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है। फिर आते हैं हम रियर वाइपर पे, एंड जस्ट लाइक रियर डिफॉगर, रियर वाइपर भी इंपॉर्टेंट है बारिश के दिनों में, क्योंकि बारिश के दिनों में भी आपके रियर विंडशील्ड पे फॉग बन जाती है एंड वाटर ड्रॉपलेट्स के वजह से भी पीछे का व्यू बहुत ज्यादा इफेक्ट होता है। तो अगर रियर वाइपर होगा तो आपका रियर विंडशील्ड भी क्लियर रहेगा। उसके बाद हम बात करते हैं एयर बैग्स की। अगर हम सेफ्टी की बात करते हैं एंड हम एक फैमिली कार ले रहे हैं, तो वी हैव टू मेक श्योर कि कार में कम से कम 6 एयर बैग तो होने ही चाहिए। अगर उससे कम एयर बैग कंपनी दे रही है, दैट इज अ कॉम्प्रोमाइज ऑन योर सेफ्टी। आज की डेट में काफी ब्रांड्स ने 6 एयर बैग्स को स्टैंडर्ड कर दिया है, जैसे होंडा में आपको मिलेगा, किया में मिलेगा, मारुति में फ्रॉन्क्स में आप देखेंगे और ब्रेजा में देखेंगे, आपको उसमें 6 एयर बैग स्टैंडर्ड नहीं मिलेंगे। हो सकता है कि 2025 के मॉडल में कर दिया हो, लेकिन इससे पहले उसमें स्टैंडर्ड नहीं था, आपको हायर वेरिएंट्स ही लेने पड़ेंगे उसके लिए। उसके बाद आते हैं हम ग्राउंड क्लियरेंस पे। डिपेंड करता है आपकी सिटी की सिचुएशन क्या है, उसकी रोड्स की क्वालिटी कैसी है। आप जिस शहर में रहते हैं वहाँ पे रोड्स पे बहुत गड्ढे हैं और बारिश का पानी बहुत ज्यादा भर जाता है, उस केस में आपको एक ऐसी गाड़ी चाहिए जिसका ग्राउंड क्लियरेंस अच्छा हो। अच्छा हम कैसे मेजर करते हैं ग्राउंड क्लियरेंस? ऐसी सिटीज के लिए कम से कम 190 mm एंड अबव होना चाहिए। कुछ कारें हैं जैसे कि आपकी किया सोनेट हो गई, जिसकी 210 mm ग्राउंड क्लियरेंस है। किया सेल्टोस भी 190 mm है। होंडा की एक गाड़ी है होंडा एलिवेट, जिसकी 220 mm ग्राउंड क्लियरेंस है, विच इज बेस्ट इन द सेगमेंट। अब जैसे मेरी सिटी का एग्जांपल ले लेते हैं, मैं गुड़गांव में रहता हूँ। यहाँ का ड्रेनेज सिस्टम बहुत ही खराब है। यहाँ पे काफी ऊंची हाइट तक पानी भर जाता है, जिससे कि गाड़ी चलाने में दिक्कत होती है। मेरे पास पहले ऑल्टो K10 थी, जिसकी ग्राउंड क्लियरेंस 160 थी एंड उसमें काफी इश्यूज आते थे बारिश के दिनों में। लेकिन अगर आपके पास एक हाई ग्राउंड क्लियरेंस वाली कार है, तो आप आराम से बारिश में भी अपनी कार को ड्राइव कर सकते हैं, उसमें कोई इशू नहीं आएगा। इनफैक्ट अगर रोड्स पे गड्ढे हैं या फिर बहुत ही गलत तरीके से बनाए गए स्पीड ब्रेकर्स है, ऐसी सिचुएशन में भी हाई ग्राउंड क्लियरेंस की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। अब हम बात कर लेते हैं स्पेस की। आप एक फैमिली कार ले रहे हैं एंड सपोज आपके फैमिली में 5 मेंबर्स हैं, तो आप चाहेंगे कि आपके जितने भी फैमिली मेंबर्स हैं वो कार में कंफर्टेबली बैठ पा रहे हैं, किसी का आगे से पैर नहीं फंस रहा है, किसी के बाजुएं नहीं फंस रही हैं। अगर आप एक लॉन्ग ड्राइव पे जा रहे हैं या कहीं छुट्टियां मनाने जा रहे हैं फैमिली के साथ, तो सब कंफर्टेबली बैठे हैं। लॉन्ग डिस्टेंस पे भी उनको थकान फील नहीं हो रही है। उस केस में स्पेस बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो अगर हम स्पेस की बात करते हैं, तो उसमें सबसे पहले आता है कार की विड्थ। जितनी ज्यादा कार की विड्थ होगी, उतना ज्यादा रूम मिलेगा रियर पैसेंजर्स को। एक ब्रांड है जिसका नाम है महिंद्रा, उन्होंने एक कार निकाली थी XUV 300। अब उन्होंने उसका फेसलेट बना के XUV 3XO निकाला है। बड़ी बड़ी मार्केटिंग कर रहे हैं, पैनोरामिक सनरूफ है, ये है, फलाना है। ये बात नहीं कर रहे कि हमारा बूट स्पेस सबसे छोटा है इन द सेगमेंट, 295 लीटर्स। अगर आप एक प्रैक्टिकल फैमिली कार देख रहे हैं एंड 5 लोग साथ में ट्रेवल करके जा रहे हैं, तो
ऑब्वियसली आपके पास अच्छा खासा लगेज होगा एंड 295 लीटर्स इज नॉट इनफ। तो आपको एक ऐसी कार भी चाहिए जिसका बूट स्पेस काफी ज्यादा हो, एटलीस्ट 350 लीटर्स या 400 लीटर्स के आसपास हो। अगर हम एग्जांपल है होंडा एलिवेट जिसका बूट स्पेस 458 लीटर्स है, विच इज अगेन हाईएस्ट इन द सेगमेंट। अगर हम सनरूफ की बात करें तो सनरूफ इंडिया के लिए उतने प्रैक्टिकल नहीं है। सनरूफ काम आते हैं ठंडी कंट्रीज में जैसे कि रशिया, नॉर्वे, जहाँ पे गर्मियां कम पड़ती हैं। पैसेंजर्स सनरूफ का इस्तेमाल करते हैं ताकि अगर थोड़ी सी भी सनलाइट उनको मिल रही है तो सनरूफ के थ्रू कार में आएगी एंड थोड़ी वार्म फील होगी। लेकिन इंडिया जो एक गर्म कंट्री है, यहाँ पे गर्मी बहुत ज्यादा पड़ती है, 40 डिग्री 50 डिग्री। अगर आप उस केस में एक ऐसी कार ले लेंगे जिसमें पैनोरामिक सनरूफ है, वो शौक के लिए अच्छा है, देखने में अच्छा लगेगा, बच्चों को मजा आएगा। और जैसे हमारे एज ग्रुप के जो लोग हैं, अब मैं अपना एग्जांपल दूं, मैंने अभी रिसेंटली परचेज करी है होंडा एलिवेट एंड मैंने मल्टीपल कार्स टेस्ट ड्राइव करी है। मेरे पास पहले ऑल्टो K10 भी थी। मैं जब भी कार ड्राइव करता था मेरा एक बार भी ध्यान नहीं गया सनरूफ पे। मुझे 1 महीना हो गया, मैंने अभी तक सनरूफ खोली नहीं। मेरा सारा ध्यान होता है मैं कार में बैठा हूँ, डेस्टिनेशन ड्राइव करना है, वापस घर आना है। इंडिया में लोग सनरूफ वाली कार लेते हैं टशन मारने के लिए, सनरूफ से मुंडी बाहर निकाल के गाड़ी चलानी, पर ये सब इलीगल है। पर ये सब भी आप कितना कर लेंगे, एक पॉइंट के बाद आप उससे बोर हो जाएंगे एंड फिर वो फीचर आप यूज नहीं करेंगे। तो इससे बेटर है कि आप अपने पैसे बचाएं। अगर हम सनरूफ के डिसएडवांटेजेस की बात करें तो सनरूफ से आपके कार का बॉडी वेट इंक्रीज होता है, जिससे कि आपकी कार की ओवरऑल माइलेज पे काफी इफेक्ट होता है। अगर आपकी कार में पैनोरामिक सनरूफ है, दैट मींस आपकी कार के जो रूफ एरिया उस पे काफी थिक ग्लास लगाया जाएगा एंड उस थिक ग्लास लगाने की वजह से जो रियर पैसेंजर्स के लिए हेडरूम है वो रिड्यूस हो जाता है। तो ये भी उसकी एक डिसएडवांटेज है। गर्मी के टाइम में सनरूफ के थ्रू जो आपकी कार में सनलाइट आएगी उससे आपकी कार काफी ज्यादा गर्म हो जाएगी अंदर से एंड जब आप एसी चलाएंगे सेम एसी को उसी कार को ठंडा करने में काफी ज्यादा टाइम लगेगा, जिससे कि आपके एसी पे लोड पड़ेगा। एसी पे लोड पड़ने की वजह से आपकी कार के इंजन पे भी लोड पड़ेगा, जिससे अगेन आपकी कार की माइलेज हिट होगी। तो ये आपको माइंड में रखना पड़ेगा अगर आपको कार चाहिए पैनोरामिक सनरूफ वाली, तो ये पॉइंट आप जरूर ध्यान में रखना। ब्रांड आप ऐसा ही चुने जिनकी सर्विस का रिकॉर्ड बहुत अच्छा हो एंड स्पेयर पार्ट्स भी इजिली अवेलेबल हो, जैसे कि मारुति स्पेयर पार्ट्स इजिली अवेलेबल होते हैं, होंडा की सर्विस अच्छी है, टोयोटा की सर्विस को रिलायबल कहा जाता है, किया की सर्विस अच्छी है एंड 2 ब्रांड्स है टाटा एंड महिंद्रा जो बहुत ही बदनाम है सर्विस के मामले में। तो अगर टाटा और महिंद्रा की कार्स आप ले रहे हैं तो बहुत सोच समझ के लेना। मैंने इनफैक्ट कुछ टाटा ओनर से भी बात करी है, उन्होंने यही बोला कि क्योंकि उन्होंने कार एक ऐसे डीलरशिप से ली थी जो उनके नोन में थे, इसलिए उनका एक्सपीरियंस अच्छा है। अदरवाइज टाटा ओनर्स का एक्सपीरियंस अच्छा नहीं है, सर्विस बहुत खराब है एंड सेम गोज विद महिंद्रा। अब आते हैं हम एलॉय व्हील्स पे। क्या एलॉय व्हील्स इंपॉर्टेंट है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। अगर आपके पास फालतू पैसा है एंड आप एक्स्ट्रा पैसे दे सकते हैं उसके, तो ठीक है, बेशक आप ले सकते हैं। लेकिन आपका बजट नहीं है तो जरूरी नहीं है कि एलॉय व्हील्स होने चाहिए। आप नॉर्मल टायर्स में भी एक स्टाइलिश सा व्हील कैप परचेज करके उसको एलॉय व्हील वाला लुक दे सकते हैं। अब हम आफ्टर मार्केट लाइट्स की बात करते हैं। क्या हमें अपनी कार में आफ्टर मार्केट लाइट्स लगानी चाहिए? मेरे हिसाब से किसी भी ब्रांड की आप कार लेते हैं एंड जो लाइट्स कंपनी खुद से फिट करके देती है वही उस कार के लिए बेस्ट लाइट्स हैं। अगर आप बाहर से कोई भी लाइट्स लेके अपनी कार में लगवाते हैं तो आप इस बात का ध्यान रखें कि आपकी कार की वारंटी वॉइड होती है उससे। अगर उस आफ्टर मार्केट लाइट की वजह से कार में कुछ भी शॉर्ट सर्किट हो गया, आपको उसका इंश्योरेंस क्लेम नहीं मिलेगा। दूसरा, आप अगर बहुत ज्यादा ब्राइट लाइट्स परचेज करते हैं उससे दूसरे पैसेंजर्स को भी दिक्कत होती है। अगर किसी के कार में ऑटो डिमिंग मिरर नहीं है, पैसेंजर्स को बहुत ज्यादा दिक्कत होती है एंड मुझे लगता है जो हमारे कार में स्टॉक लाइट्स होती है वो इनफ होती है। भाई अगर आपको उन लाइट से भी नजर नहीं आ रहा तो भाई मेरे हिसाब से आप लोग अंधे हो। इसके बाद आते हैं हम नाइट डिमिंग IRVM। जैसे हमारे आउटसाइड रियर व्यू मिरर्स होते हैं वैसे ही हमारे इनसाइड रियर व्यू मिरर होते हैं, जिससे कि हमें पीछे का पता चलता है कौन सी कार कहां से आ रही है। एंड ऑटो डिमिंग IRVM का बेनिफिट ये है कि अगर पीछे से जो कार्स आ रही हैं उनकी हेडलाइट्स की जो रिफ्लेक्शन है आपकी आंखों में बहुत तेज लगती है, लेकिन ऑटो डिमिंग मिरर क्या करता है, उस रिफ्लेक्शन को डिम कर देता है, जिससे कि आपकी आंखों पे लाइट की रिफ्लेक्शन नहीं पड़ती है एंड आप बिना किसी इशू के अपनी कार को ड्राइव कर सकते हैं। एंड मेरे हिसाब से ये ऑटो डिमिंग IRVM लग्जरी फीचर नहीं है, इट्स अ सेफ्टी फीचर। फिर भी सारे ब्रांड, इस केस में कोई भी ब्रांड दूध का धुला नहीं, सारे ब्रांड यही करते हैं, इस फीचर को ये लोग हाई एंड मॉडल्स में देते हैं क्योंकि
क्योंकि उन्हें पता है कि ये फीचर इंपॉर्टेंट है एंड कस्टमर उनका और भी महंगा वाला वेरिएंट लेगा। अब हम बात करते हैं सॉफ्ट टच मटेरियल की। मैंने ये भी देखा है लोग वीडियो बनाते हैं, करोल बाग ले जाते हैं, अपनी कार में सॉफ्ट टच लगा लेंगे एंड इवन कस्टमर्स के बाइंग डिसीजंस भी इससे इफेक्ट होते हैं। सपोज आपके बजट के हिसाब से कार का सेकंड टॉप मॉडल सफिशिएंट है, लेकिन उस सेकंड टॉप मॉडल में आपको सॉफ्ट टच मटेरियल नहीं मिल रहा है। लेदर डैशबोर्ड, साइड के डोर पैनल्स लेदर नहीं है, आर्मरेस्ट लेदर चाहिए आपको, अपना सीट कवर्स हो लेदराइट के। लेकिन क्या सॉफ्ट टच मटेरियल आपके लिए इंपॉर्टेंट है? आपको उस कार के अंदर सोना है और कितनी बार होगा आप उस कार में बैठे हो कि आप हर बारी डैशबोर्ड को ऐसे हाथ से सहलाते हो, माय गॉड सॉफ्ट टच है, कितना सॉफ्ट है? नहीं ना। तो अगर आपकी कार में सॉफ्ट टच मटेरियल नहीं है तो ये मत समझिए आपकी कार इंफीरियर है। आप अपने बजट के हिसाब से जो कार आपको बेस्ट लग रही है आपको वही लेनी चाहिए। अब हम बात करते हैं एक्स्ट्रा स्पीकर्स, एम्पलीफायर्स, वूफर्स के बारे में। आपने अक्सर काफी वीडियोस देखे होंगे, लोग अपने कार का बूट ही पूरा भर देते हैं, 10-10 लाख 40-40 लाख के उसमें एम्पलीफायर वूफर भर के, जिसका कोई पॉइंट नहीं है। मैं अपने ऑल्टो K10 की बात करूं, उसमें सिर्फ आगे 2 ट्वीटर्स थे, मुझे वही सफिशिएंट लगा। इनफैक्ट मेरा व्हाट्सएप ग्रुप था ऑल्टो का, कुछ ओनर्स ने मेरे से पूछा कि क्या हमें एक्स्ट्रा स्पीकर लगवाने चाहिए, पीछे वूफर लगवाने चाहिए। मैंने उनको यही एडवाइस करा कि पहले आप जो आपके स्टॉक म्यूजिक सिस्टम है यूज करके देखें, क्योंकि मेरे हिसाब से वो सफिशिएंट है। एंड बाद में उस ओनर ने मुझे थैंक यू बोला कि भाई थैंक यू, आपकी एडवाइस की वजह से मैंने अपने पैसे इस एक्स्ट्रा स्पीकर्स में वेस्ट नहीं करे, क्योंकि जो एग्जिस्टिंग स्टॉक स्पीकर्स है वो सफिशिएंट है। भाई मुझे समझ नहीं आता लोगों को कितना लाउड सुनना है। एंड मैंने एक वीडियो देखा, बंदे की ऑल्टो K10 कार थी, पीछे उसने पूरा बूट, उसमें 10 लाख का उसने सामान लगाया हुआ था, वूफर, एम्पलीफायर वो बड़े बड़े। जैसे ही उसने उसको ऑन करा, विंडशील्ड क्रैक हो गई कार की। भाई काम आपको इस हिसाब से कराना चाहिए ना कि आपकी कार भी उसको झेल सके। अब हम बात करते हैं ADAS की। मेरे हिसाब से ADAS इंडिया के लिए प्रैक्टिकल नहीं है। इंडिया के बाहर देखें तो बहुत स्पेसिफिकली डिजाइंड है, इंडिया में वो एट टाइम्स एक्यूरेसी नहीं दिखाता है। आप अगर नेट पे सर्च करेंगे तो ADAS के वजह से भी काफी कार क्रैशेस हुए हैं। इनफैक्ट नॉट इवन इन इंडिया, आउटसाइड इंडिया भी ADAS के वजह से काफी कार क्रैश हो चुके हैं। एंड ADAS का डिसएडवांटेज क्या है कि अगर आप ADAS वाली कार लेते हैं, ADAS को आपको हर बार मैनुअली ऑफ करना पड़ता है, क्योंकि वो ADAS ऑटोमेटिकली आपकी कार में ऑन रहता है। आपको लेन चेंज करनी है, आपको लेन चेंज नहीं करने देगा, कभी भी कुछ भी डिटेक्ट करके इमरजेंसी ब्रेक मार देगा, जिससे कि एक्सीडेंट होने के काफी ज्यादा चांसेस है, क्योंकि अगर आपके पीछे से कोई कार स्पीड में आ रही है तो वो आपसे कोलाइड हो सकती है। तो हमें इन सारी चीजों का भी ध्यान रखना पड़ेगा अगर आप ADAS वाली कार ले रहे हो। और यही रीजन है मैंने Honda Elevate का सेकंड टॉप मॉडल लिया, मुझे ADAS नहीं चाहिए था। इनफैक्ट मेरा फ्रेंड है, उसके पास Volvo कार है, उसके कार में ADAS है एंड उसने भी मुझे ये बोला कि यार मैं परेशान हो जाता हूँ, मैं लेन चेंज करने की कोशिश करता हूँ, मुझे वापस वहीं ले आता है। तो ये दिक्कतें हैं ADAS में एंड मेरे हिसाब से इंडिया में ADAS कार इज नॉट प्रैक्टिकल। उसके बाद आते हैं हम 360 कैमरा। देखने में अच्छा लगता है कि वो कार का 360 व्यू मिल रहा है, लेकिन मेरे हिसाब से इट्स अ मार्केटिंग गिमिक। अगर कंपनीज दे रही हैं 360 कैमरा फिट करके तो अच्छा है, इट्स नॉट अ बैड फीचर टू हैव कि आपको हर एंगल से व्यू दिख रहा है, लेकिन हमारे जैसे जो एक्सपीरियंस ड्राइवर्स हैं उनको 360 कैमरा की भी जरूरत नहीं है। इसके अलावा कुछ और हम छोटे मोटे फीचर्स की बात कर सकते हैं, जैसे कि वायरलेस चार्जिंग। मेरी कार में भी वायरलेस चार्जिंग का सपोर्ट है, देख के अच्छा लगा, अरे वाह यार बड़ा अच्छा फीचर है, वायरलेस चार्जिंग होती है। मैंने अपना फोन चार्जिंग पे लगाया, इट इज अ वेरी स्लो चार्जर एंड फोन को हीट कर देता है। तो मेरे हिसाब से अगर वायरलेस चार्जर हो ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता एंड वो इतना स्लो चार्जर है, मुझे लगता है वो आईफोन ओनर्स के लिए स्पेसिफिकली बनाया गया है, बस 10 वाट का चार्जर है वो। उसके बाद बात करते हैं रियर AC वेंट्स की। मुझे लगता है कि आप एक फैमिली कार ले रहे हैं, 5 सीटर कार ले रहे हैं, तो उसमें रियर AC वेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट। तो अगर कार में रियर AC वेंट्स नहीं है तो आप उसको रिजेक्ट कर सकते हैं। अगर आपके कोई सवाल है, आपको किसी फीचर के बारे में जानना है या आपको लगता है कि कोई एक ऐसा स्पेसिफिक इंपॉर्टेंट फीचर है जिसके बारे में मैंने वीडियो में बात नहीं करी, तो आप कमेंट्स में लिख के मुझे बता सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे फ्यूचर वीडियोस को देखने के लिए मुझे सब्सक्राइब भी कीजिए। अंटिल नेक्स्ट टाइम, गुड बाय।